जो कि हमारा मजदूर दिन रात मेहनत पसीना कमा करके जो भारत सरकार को जो 70% की आमदनी देने का काम करता है, उसके लिए सरकार ने कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी। उस सुख सुविधा को दिलाने के लिए, उस अधिकार को दिलाने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रीय महामंत्री श्री अटल बिहारी पासवान, जिनको हम गरीबों का मसीहा, ऐसे लोग जो बिरला इस धरती पर जन्म लेते हैं, जिन्होंने इनके बारे में सोचा कि मेरा मजदूर दिन रात कड़कड़ाती धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो, बरसात हो, उसको कोई सुविधा नहीं है। और रेलवे जबकि उसे 70% श्रमदान करके मेहनत खून पसीना बहा करके वो कमा करके देता है, आज उसको ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि एक छोटी सी छोटी कंपनी अभी कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी भी उसके लिए मूलभूत सुख सुविधाएं वहां पर रखती है, ताकि जहां काम है, जहां ऑफिस है, वहां लोग अपना टॉयलेट वगैरह कहीं जाएगा तो बाहर तो नहीं जाएगा, बट यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने राष्ट्र महामंत्री जी का, जिन्होंने संघर्ष करके और सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। और जो वो चाहते थे कि ऐसा हो, आज सरकार हर कंधे से कंधा मिला करके मेरे संगठन के साथ है और हर सुख सुविधाओं को उन्होंने माना और स्वीकारा। बात करें 2003, 28 अक्टूबर 2003 को पहली त्रिपक्षीय बैठक हमारी श्रम मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, तत्कालीन श्रम मंत्री, आप स्वर्गीय भी बोल सकते हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई। उनकी अध्यक्षता में हमारे महामंत्री जी ने यह विषय को रखा कि इतना मजदूर जो कि 70% की आमदनी जो भारत सरकार को कमा करके देता है, आज आप देखिए माननीय मोदी, इसके लिए क्या व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि पीने का पानी, टॉयलेट, रेस्टिंग की बातें जो कि मूलभूत सुविधा है, आप इसको इनको देना चाहिए। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इनकी दयनीय स्थिति देखो। तो इस बात को जब वो सुने और समझे तो उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार करते हुए अपनी कमेटी को बुलाया और उनको आदेश दिया कि इनकी मांगे जायज हैं और इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और आप पूरे भारत के अंदर प्रत्येक बाल गोदाम पर देखने का काम करेंगे तो टॉयलेट, रेस्टिंग, बाथरूम, सभी सुविधा वहां पर उपलब्ध है। पहली हमारी संगठन की उपलब्धि वहां से स्टार्ट हुई। आपको अपने संगठन की उपलब्धि बता रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले माननीय मोदी हमारे संगठन कोई जानता तक नहीं था कि भारतीय रेलवे माल गोदाम आखिर है क्या। उसके बाद कोई भी संगठन हो, आप तो शायद इससे वाकिफ होंगे, आप तो रहे हैं, जब सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है तो एकदम किसी बात को नहीं रखते कि हमको फुल फैसिलिटीज ये चाहिए। धीरे धीरे हम बात को अपनी सरकार के समक्ष रखते हैं। उस समय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा से कमिटमेंट हुआ था और उन्होंने कहा था, हमने कहा खाली यही सुविधा नहीं है, हमारी और बहुत सारी सुविधा है। तो उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार लौटेगी, बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो बाकी की बची मांगों को भी आप मंथन करने का काम हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जरूर उसको पूरा करने का काम करेंगे। दुर्भाग्यवश सरकार चली जाती है 2004 में, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। पर्टिकुलर मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच से कि हमारा संगठन किसी भी सरकार का हितैषी नहीं है, ना किसी सरकार के उसमें जुड़ा हुआ कि पर्टिकुलर एक पार्टी का, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा कुर्सी से रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां जो वहां पर आएगी उससे हमारी बातें रहेंगी, हमारी मांग चलती रहेगी। उसके बाद संघर्ष करते रहे, गोदाम से लेकर के संसद तक गिरा हमारे महामंत्री जी ने किया। जंतर मंतर पर करीब 1 लाख लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 10 से 15 हजार लोग जेल भरो आंदोलन भी किया। डीआरएम ऑफिस का गिराव किया, जीएम ऑफिस का गिराव किया। उसके बाद लालू प्रसाद जिस समय रेल मंत्री थे, तो क्योंकि बिहार से हमारे महामंत्री जी आते हैं और लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तो उनका अच्छा बॉन्डिंग था उनके साथ, ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि आप पासवान जी कितना आपका लोग है, आप मुझको दीजिए, मैं करके इस काम को देता हूं। दोनों के बाद विचार बन गया। लालू जी ने डिमांड कर दिया कि चंदा लगेगा, क्योंकि लालू जी तो पहले से करते थे, आज उनका करप्शन आज देख रहा जनता। तो हमारे महामंत्री जी ने कहा मैं 5 रुपए चंदा मजदूर से लेता हूँ, वो भी मजदूर नहीं देता है, तो मैं लाख रुपए आपसे कहां से दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा 30,000 रुपए हम फिक्स सैलरी देंगे। तो हमने कहा 30,000 के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज भी मेरा मजदूर लखपति मजदूर है, अगर वाकई उसका रेट उसको मिल जाए तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर 7 रुपए का एफसीआई का 7.5 का और 7 का पीस रेट हमारा किया है 2000 के राजपत्र के आधार पर मेंशन किया है, अगर 7 रुपए के हिसाब से भी मेरे मजदूर को पैसा मिल जाए, मेरा मजदूर 500 से 1000 बोरा ढोता है, तो आप प्रत्येक दिन की मजदूरी लगा लीजिए, 30 दिन काम करेगा तो कितना बेटर है, उसको सरकार की किसी सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। पर विडंबना यह है कि उसका शोषण हो रहा है, शोषण कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है। माल आता है कंसाइनर का, लोडिंग अनलोडिंग करता है हमारा मजदूर, और पैसा कमाता कौन है?
ठेकेदार। तो ये व्यवस्था क्यों? गुलाम देश से देश आजाद हो गया, पर मेरा मजदूर आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस गुलामी की जंजीरों को खत्म करो और इनका हक अधिकार इनको दो। तो जब उन्होंने बोला कि 30,000 रुपए सैलरी हम आपको देंगे, जो 4th क्लास के कर्मचारी को हम देते हैं, तो हमारे महामंत्री जी ने कहा कि हम 30,000 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम और आगे लड़ाई लड़ेंगे, जो इसका हक अधिकार है वो हम दिला करके कहेंगे। तो आपको ज्ञात होगा 2009 में कितना 2 लाख जो कुली थे, जो कि लोग कच्चों पर काम कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उनको रेगुलराइज करने का काम किया था और उनका माइंड पहले से ही फ्रेश कर दिया था। अगर आप इस काम को कर देते हो तो आप भी बिहार से और वो भी बिहार के, अगर कल को वो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ गया तो आप उसको हारने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि किसी को रोजी रोटी देना, किसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, अगर उसका वो मसीहा बन करके काम कर रहा है और वो चीज उसने दिला दी और आपने कर दी, तो आपको सबसे बड़ा परास्त करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो हमारे पास नहीं होगा, जिसके चलते उनके मामले को क्रॉस कर दिया और उसने तुरंत से हमारा काम न करके पुलियों को परमानेंट करने काम कर दिया। कोई बात नहीं, फिर हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। हमारे महामंत्री जी ने कभी भी अपना आश्वस्त नहीं किया, कभी धैर्य नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि मैं आज नहीं तो कल इस काम को करा कर छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 1995 में जिस समय एफसीआई को रेगुलेशन हुआ था, उस संगठन में भी कानून मंत्री थे, तो उनको पता थी कि संगठन कैसे चलता है, हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, कहाँ सरकार आके झुकेगी, उस समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर रिपीट होती है 2014 में बीजेपी सरकार। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितना भी हमारा संगठन का काम हुआ है वो बीजेपी सरकार में हुआ है, इसलिए हम बीजेपी को अपना माई बाप भी मानते हैं। खुदा वो नहीं, खुदा तो वो जो खाने को थे और जो कमाने का तरीका बताए। तो मोदी कंसाइनर का विश्वास दिलाओ तो रेलवे आपके साथ है, आपके मार्ग की सुरक्षा की पूरी गारंटी रहेगी हमारी। आप माल मंगाओ तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि देश के कोने कोने से, शहर के छोटे से लेकर बड़े वर्ग का व्यापारी फिर से जुड़ने का रेलवे से काम करेगा। हमने ये भी अवगत कराया उनको। बात करें जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर में सेब की खेती ज्यादा होती है, अगर आज की विधि व्यवस्था में बाय रोड हम ट्रक से माल को मान भोपाल मंगाते हैं, अगर वहां देखो कि अगर मान लो 20 रुपए केजी वहां पर सेब है तो वो आते आते 50, 60, 70 रुपए केजी में पड़ेगा। तो आप ही बताइए, फिर रिटेलर को बेचेगा, फिर मार्केट में रेट 100+ चला जाता है, 150-200 रुपए आज की रेट में, तो महंगाई बढ़ रही है। अगर यही माल रेलवे से आएगा और 30-40 रुपए में यहाँ तक आकर पड़ जाएगा, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके, तो मुझे लगता है कि कहीं 100 के अंदर ही उससे सभी लाभान्वित भी होंगे और महंगाई पर कंट्रोल भी होने का काम होगा। हमने सरकार को ही बताया, सरकार ने इसको सहज स्वीकार किया। बोला नहीं, आपकी बात में दम है, इस पॉलिसी को मैं सहज स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो पॉलिसी बनाई है कामगार पॉलिसी है। और उधर मेरा मजदूर जो 10-20 हजार रुपए कमाता है तो उसको भी अच्छा खासी तनख्वाह आने का काम होगा, ताकि वो आने वाले समय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि उसका बच्चा, मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे, डॉक्टर IAS PCS बने। और ठेकेदार कभी नहीं चाहता कि इसका बच्चा IAS PCS डॉक्टर बने, वो कभी नहीं चाहता कि उसके हक की बात अगर मैंने उसको जागरूक कर दिया तो मेरे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 300, 500 मजदूरों को लेकर के वो काम कराते हैं, 9-10 महीने आगे ना PF है ना ESI कुछ नहीं है। अगर ऐसा कर देते 90 दिन कंट्रोल कर, उसको रेगुलाइज करना पड़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा है, भारत का संविधान कहता है 90 दिन किसी डिपार्टमेंट रेगुलरली आपने हासिल कर ली तो आप दावेदार हो जाते हो, तो कोर्ट में जाकर भी खड़े हो जाते हो, मुझे रेगुलाइज करें तो करें, उस पद्धति से आप आ जाते हो। उन्होंने नहीं किया तो हमने फिर गुजारिश किया श्रम मंत्रालय से, क्योंकि हमारी महामहिम श्रम मंत्रालय हमारा सारा कुछ देखता है। और मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे मनसुख मांडविया जी, जो बिरला ही आते हैं, जिन्होंने हमारी बात को सुना और सुनने का तुरंत एक्शन मोड लेकर 30 त्रिपक्षीय बैठक अक्टूबर 2024 को रखी और उसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी बातें रखिए, सरकार को छोड़िए, मैं आपके साथ हूं, मैं करके दूंगा। रेल से कैसे पैसा वसूलना है उसका आप छोड़ दीजिए। उन्होंने हमको भरोसा दिया, हमारे महामंत्री जी को आश्वस्त किया कि मैं आपके साथ हूँ। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी पद प्रतिष्ठा धर्मा से बढ़ करके समाज और मजदूरों के अपने काम करने का काम करते हैं। आज की मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, इस देश के अंदर बहुत सी संगठन है जो कि हमारे नाम से मिलती जुलती है। BRMGSSU है, RMGSS है। हमने ये भी भारत सरकार को बताने का काम किया कि हमारे पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही यूनियन है, वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, जो कि मजदूरों की हितैषी है, जो विगत 1998 से लड़ती आ रही है। बहुत से काका बाबा आए, वो निकल कर चले गए, गलत किया, बीमा के नाम पर लोगों को ठगा, नौकरी के नाम पर लोगों को ठगा। ऐसे लोगों को हम कोई जगह नहीं देते ना, वो कल को आपके पास भी आएंगे, क्योंकि जब काम होता है तो हर व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है।
तो ये आप बड़ी खुशी के साथ में कहना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार ने, और आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ माननीय महोदय, कि भारत सरकार ने भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस सिंह और माननीय प्रभारी जी के नाम से वेरिफिकेशन लेटर जारी किया। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है, ताकि अपने आपको गौरवान्वित फील करें कि इस लड़ाई में भी मैंने सैनिक के रूप में अपना भी योगदान दिया था, मैंने भी लोगों के लिए काम किया था। कल को वेरिफिकेशन होगी, मान के चलिए 64 माल गोदाम है, तो प्रत्येक माल गोदाम पर अभी जितना हमारा पदाधिकारी है उसमें से एक एक पदाधिकारी का चयन करना होगा। ये जिम्मेदारी जोनल कमेटी की है और प्रतीक जी आपकी भी है। वो लिस्ट आप हमको फाइनल करके देंगे। 64 माल गोदाम पर जब एक एक व्यक्ति अपना रहेगा, अब उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। 5 माल गोदाम के ऊपर फिर एक हम प्रभारी रिपोर्ट करेंगे जो कि उनको कंट्रोल करेंगे। वो 5 गोदाम का जो अध्यक्ष होगा, जो उनका प्रभारी नियुक्त होगा, वो अपने प्रभारी को रिपोर्ट करेगा और उस प्रभारी के ऊपर एक डिवीजन लेवल का पदाधिकारी हम रिपोर्ट करने का काम करेंगे, ताकि वो रिपोर्ट उसको देगा, वो आगे अपने सेंटर को देने का काम करेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारे जाने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है कि वेरिफिकेशन होने से पहले जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी गोदाम आपके नियर बाई जो लेंगे आप या देंगे, ये लोग मिलकर के आपको उस गोदाम पर आप अपनी टीम ले जा करके एक दौरा करेंगे। प्रत्येक दौरा जो भी होगा विद इन 7 डेज के अंदर मुझे 60 माल गोदाम 64 माल गोदाम का दौरा चाहिए। मैं जाकर के आप सभी मजदूरों को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि संगठन तुम्हारे लिए क्या क्या चीज लाने के लिए जा रही है और अब तुम्हारे साथ कौन सी इंक्वायरी कब होने के लिए उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। समझ गए मेरी बात को? वो रिपोर्ट आप अपने प्रभारी को करेंगे, प्रभारी अपने डिवीजन वाले को करेंगे, डिवीजन वाला कर सके ये काम मैंने कराया। ये हमारी उपलब्धियां, ये हमारी जीत है। अब लगभग मुझे लगता है हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अब बात करें कि वेरिफिकेशन तो 350 की जो 30 मई को 30 अप्रैल को जो जमा करी थी, ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय मोदी आपको बता दें उसमें मध्य प्रदेश के साथ। अब माननीय प्रभारी से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात दिल्ली में, भैया भी थे साथ में, क्योंकि 29 को जो बैठक रखने वाले थे सडनली वो कैंसिल हो गई, सर को जाना पड़ा। तो सर से बैठ करके मैं डिस्कशन छत्तीसगढ़ भवन में कर रहा था कि सर आगे की रणनीति क्या है, क्या करना है, हम अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो अब ये सारी चिट्ठियां आरएलसी को जा चुकी है, क्योंकि रेलवे ने कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मध्यस्थता निभा रहे हो तो श्रम मंत्रालय खुद जाकर के वेरीफाई करे और रिपोर्ट करे किस गोदाम पर क्या क्या कमियां है। 24 घंटा 7 दिन चलाने का जो ऑर्डर भारत सरकार ने, रेल सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है वो कैसे पूरा हो, उस विधि व्यवस्था में कैसे काम हो, उस पर हम लोगों को काम करना है। हम लोग अभी आरएलसी के पास जाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे कल संडे, आरएलसी से मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में हम चाहते हैं कि वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे माँ महीम, हम सबके प्यारे दुलारे जो कि दिन रात हम सभी के लिए लगे रहते हैं, प्रिंस ऑफ यूनियन भी उनको बोलता हूँ, बड़ा भाई भी बोलता हूँ, मनोरंजन कुमार जी का हम एक प्रोग्राम रखेंगे। उस प्रोग्राम को रखने के बाबत ही बैठक बुलाई हमने, क्योंकि हम चाहते हैं उस प्रोग्राम को मैं भी करा सकता हूँ, प्रत्यक्ष भी करा सकते हैं, हम सब करा सकते हैं, बट उस प्रोग्राम को हमको व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं बनाना है, उसको हमको सामूहिक प्रोग्राम बनाना है। जब तक सबका योगदान नहीं रहेगा तब तक एक सफल कार्यक्रम नहीं हो सकता है। जब ये सफल कार्यक्रम बनाने के लिए आप सबका मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूँ संगठन के द्वारा दिए हुए काम को मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगी। अगर मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत पाई जाती है तो संगठन मुझे पद से बर्खास्त कर सकती है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। उसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद।